अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। और हम जो है वो रिवीजन जो कर रहे हैं स्टार्ट की हुई है हमने अपना जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो कोर्स आउटलाइन हमें LCW से गिवन मिली है उसकी हम जो है रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपका जो है सैम्पलिंग के ऊपर बेस करता था। उसमें हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दोनों पढ़े और उसमें सीखा कि कौन कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए जो है हम क्या कर सकते हैं, सैम्पल को कलेक्ट कर सकते हैं। आज जो है वो हम क्या करेंगे, आज हम 16 चैप्टर है आपकी बुक का स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर बेस करता है। आज हम वो रिवीजन में स्टार्ट लेंगे, जो कि 16 चैप्टर है आपकी ये शेर मोहम्मद चौधरी की पार्ट 2 बुक का। उसमें सबसे पहले जो है हम स्टैटिस्टिकल मेथड देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड जो होती हैं वो हम उनको दो तरीक़ों में जो है दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है और एक आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम आज का जो हमारा कोर्स आउटलाइन है उसके ऊपर बेस करता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में दो टर्म्स आती हैं, एक आपके पास एस्टिमेशन होता है और एक आपके पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होती है। अब टेस्टिंग एस्टिमेशन जो है वो आपकी कोर्स आउटलाइन में गिवन नहीं है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो हम जो है वो स्टार्ट लेंगे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बेसिकली आप लोगों के पास क्या होता है, डिसाइड करते हैं हम एक स्टेटमेंट रिगार्डिंग अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर इज़ ट्रू और फॉल्स। यानी आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि आपके पास जो हाइपोथेसिस हमने लिया है, कोई स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉपुलेशन जो हमने स्टेट की है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो हमने डिसाइड करना है उसको चेक करके। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होता है। इट इज़ प्रोसीजर विच इनेबल अस टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन obtained from sample data whether to accept or reject a statement or an assumption about the value of population parameter। यानी पॉपुलेशन पैरामीटर बेसिकली हम सैम्पल डाटा की बेस के ऊपर काम करके हम जो पॉपुलेशन के टेस्ट हमने करने हैं, टेस्ट करके बताना है हाइपोथेसिस को कि ये है या नहीं है। ये काम जो है वो क्या करता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करता है। इस प्रोसीजर के थ्रू हम करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास सैम्पल डाटा के ऊपर बेस करेगी और रिजेक्ट और एक्सेप्ट जो हम अजम्पशन या जो हम हाइपोथेसिस करेंगे वो अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर होगा। Such a statement assumption may be true or may be false is called statistical hypothesis। इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या होती है, statistical hypothesis होती है। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है क्या चीज़। लेट हम जो है सबसे पहले हाइपोथेसिस हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि हाइपोथेसिस बेसिकली आप लोगों के पास क्या चीज़ है। हम एक मफरूसा सा जो है वो हम जनरेट करेंगे कि आपके पास जो है वो एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस है या आप उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं ना हाइपोथेसिस को। उसके बाद हम उसको जो है वो दो तरीक़ों में डिवाइड करते हैं कि आपके पास जो नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, अभी डिस्कस करते हैं आगे। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि व्हाट वी मीन बाय द टर्म रिजेक्ट और एक्सेप्ट इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। द रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इज़ टू डिक्लेयर इट फॉल्स। यानी हम जब रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को इट्स मीन रिजेक्ट करते हैं जब हाइपोथेसिस को, तो इट्स मीन कि वो फॉल्स है। The acceptance of hypothesis is to conclude that there is not sufficient evidence to reject it. Acceptance does not necessarily means that the hypothesis is true. Sometimes आपकी वो मतलब accept हो जाता है, आप जब टेस्ट अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने जो हाइपोथेसिस जनरेट किए हैं वो आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन डज नॉट नेसेसरी मीन डैट के जो हाइपोथेसिस हमने जनरेट किया हुआ है वो ट्रू है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास दो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं जिसको हम एसोसिएट जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ करते हैं। सबसे पहला जो है वो आपके पास नल हाइपोथेसिस आता है और दूसरा आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आता है। नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जो है वो हम H1 से डिनोट करते हैं। अब दोनों को देख लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या होता है और जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो क्या होता है। नल हाइपोथेसिस बेसिकली अ स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। हम स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर जो है वो रखते हैं कि आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो सपोज ये है
या आप ये कह लें कि कोई भी टर्म हम यूज़ करते हैं नल हाइपोथेसिस के लिए, तो वो आपके पास जो है वो मतलब मीन जो है, हम सपोज़ कहते हैं कि पॉपुलेशन मीन इज़ 25, तो वो आपके पास क्या है, एक स्टेटमेंट जो है वो हमने रिगार्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो क्या की है, जनरेट कर ली है। और उसके ऑल्टरनेटिव में आपके पास जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो बेसिकली डायरेक्टली जो होता है वो नल हाइपोथेसिस के साथ लिंक कर रहा होता है। नल हाइपोथेसिस पॉपुलेशन पैरामीटर को डिनोट करता है, यानी स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वो पॉपुलेशन पैरामीटर से होती है, और जो नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो आपका क्या करता है, नल हाइपोथेसिस के साथ जो है वो डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट कर उसके साथ बेस कर रहा होता है कि जो हमारे पास कह लें कि जैसे मैंने भी कहा कि पॉपुलेशन मीन जो है वो 25 है, तो इसका मतलब है कि ऑल्टरनेटिव में हम ये डिसीजन लेंगे कि पॉपुलेशन मीन जो है वो 25 नहीं है। जो हम नल हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे उससे रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिव हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। और उसके बाद हम जो है नल हाइपोथेसिस को जो है आप ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के साइन के साथ जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। और जो आपके पास है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसमें इक्वल का साइन नहीं आता, नॉट इक्वल, ग्रेटर और लेसर का साइन जो है वो हम उसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे हैं, तो हमने दो तरह से बात की कि मैंने कहा कि आपके पास क्या है, अगर सपोज पॉपुलेशन मीन इज़ 25, तो ऑल्टरनेटिव क्या होगा, हम डिसाइड करेंगे कि पॉपुलेशन मीन इज़ नॉट 25। उसके बाद हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो है वो आपके पास कह लें कि आप नल हाइपोथेसिस, या हमारे पास दो और डिफरेंट टाइप्स होती हैं हाइपोथेसिस की, जिसको हम सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस कहते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस आपके पास क्या होती है, सिर्फ वन इसमें जो होता है वो एक ही मतलब कह लें कि आपके पास एज नॉट जो होता है वो स्पेसिफाइड एक कांस्टेंट टर्म आपके पास आ रही होती है, और ऑल्टरनेटिव में भी आप क्या कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट टर्म्स आपके पास स्पेसिफाइड हो सकती हैं कांस्टेंट। लेकिन आपके पास सिंपल हाइपोथेसिस के अंदर क्या होगा, जब आप एज नॉट लिखेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको शो की जा रही है कि एज नॉट क्या है, म्यूज इक्वल टू 0 है आपके पास। तो इट्स मीन कि आपको क्लियरली डिफाइन है कि पॉपुलेशन मीन जो है वो 0 के इक्वल है, और उसका ऑल्टरनेटिव सपोज वैसे डिफरेंट लिखा है वर्सेज उसने, कि हम कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, एज 1 की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 10 आ रही है। देन यू हैव सिंपल हाइपोथेसिस टेस्ट, यानी अगर आपके पास इक्वलिटी वाला साइन आ रहा है तो इट्स मीन कि ये आपके पास क्या होगा, सिंपल हाइपोथेसिस के अंदर जो है हम लेंगे। या सम टाइम हम स्टेट करते हैं कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नल हाइपोथेसिस के अंदर कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू सपोज आपके पास 4 है, तो इट्स मीन ये हमें स्टेटमेंट में पता है कि ये आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये सिंपल हाइपोथेसिस कहलाता है, यानी इसमें लेसर और ग्रेटर देन वाली कोई भी जो वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू, वो इसमें शामिल नहीं होती है। ठीक है। कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस उसके ऑल्टरनेटिव अगेंस्ट आता है। कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं मोर देन सिंगल ऑल्टरनेटिव, मोर देन सिंगल वैल्यूज़ के, यानी आपके पास एक सिंगल भी हो सकता है कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर में, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हम क्या करते हैं, हम लेसर और ग्रेटर वाली जो सिचुएशन आती है वो भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, शामिल करते हैं साथ में। मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वो सॉरी कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस जो है वो आप लोगों के पास, जैसे अगर मैं स्टेटमेंट ये भी दूं कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लेस देन 4 है आपके पास, या आपके पास जो है वो ज़्यादातर जो है आपके पास जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म आ रही होती है वो आपके पास कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस में जो है वो क्या करती है, इंक्लूड हो रही होती है कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस में। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन होती है कि टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या है। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स बेसिकली आप लोगों के पास जो होता है वो एक फार्मूला है, ये हमने जो है वो डिसाइड क्या करना है कि कौन सा फार्मूला किस टेस्ट का जो फार्मूला हम टेस्टिंग अप्लाई करेंगे उसमें हम कौन सा फार्मूला जो है वो लगाएंगे। या सैम्पल स्टेटिस्टिक्स जो है वो हमें प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, यानी हमारे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स को टेस्ट करने के लिए जो हम टेस्ट अप्लाई करेंगे उसका जो फार्मूला होगा वो आप लोगों के पास बेसिकली क्या कहलाएगा, टेस्ट स्टेटिस्टिक कहलाएगा। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स मस्ट बी डिफाइंड टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस, वही बात जो भी मैंने पहले कही है कि हाइपोथेसिस की जो वैलिडिटी है उसको जज करेगा। द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज कंप्यूटेड फ्रॉम
फ्रॉम सैम्पल इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम जो है वो टेस्ट अप्लाई करेंगे। अ नंबर्स कैलकुलेटेड टू रिप्रेजेंट द मैच बिटवीन अ सेट ऑफ डेटा एंड द एक्सपेक्टेशन अंडर द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम डिफाइन करेंगे कि आपके पास जो है वो आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद हमें आपके पास दो तरह के एरर होते हैं, एक टाइप 1 एरर होता है और एक आपके पास जो है वो टाइप 2 एरर होता है। जब हम कहते हैं कि टाइप 1 एरर क्या है, तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या होता है, ट्रू होता है। यानी नल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस विच इज़ फैक्चुअली ट्रू। बेसिकली वो जो वैल्यू ट्रू होती है नल हाइपोथेसिस के अंदर लिखी हुई। अब नल हाइपोथेसिस पता है आपको क्या होता है, एच नॉट होता है। अब वो कह रहा है कि एच नॉट के अंदर जो आपने वैल्यू लिखी है वो हम कह रहे उसको वो ठीक वैल्यू है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या होता है, टाइप 1 एरर जो है वो कहलाता है। उसके बाद टाइप 1 एरर जो होता है वो इसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी समटाइम्स कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर अल्फा से डिनोट करते हैं। और नल हाइपोथेसिस और जो टाइप 1 एरर बेसिकली आप लोगों के पास क्या है, टाइप 1 एरर होता है। टाइप 2 एरर उसके अगेंस्ट आपके पास क्या होता है, टाइप 2 एरर जो है उसमें आप क्या करते हैं, आप जो डिसीजन लेते हैं बेसिकली एविडेंस जो है आपके पास, उसमें हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स होते हैं आपके पास एच नॉट, और आप उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपके पास वो टाइप क्या कहलाती है, टाइप 2 एरर जो है वो कहलाती है। इसको हम सेकंड एरर ऑफ सेकंड काइंड भी कहते हैं, या हम इसको जो है वो टाइप 2 एरर भी कहते हैं। और टाइप 2 एरर जो है वो उसको हम फॉल्स नेगेटिव के नाम से भी समटाइम्स डिनोट करते हैं। उसके बाद बीटा जो है उसके साथ जो है वो टाइप 2 एरर जो है वो डिनोट किया जाता है। और टाइप 1 एरर जो है वो आपके पास किसके साथ, ये अल्फा वैल्यू के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड टाइप 2 एरर, बेसिकली नल हाइपोथेसिस जो होता है वो टाइप 1 एरर होता है, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो आपके पास क्या होता है, वो टाइप 2 एरर होता है आपके पास। ठीक, उसके बाद आपने ये डिसीजन टेबल भी आपके पास है, आपकी बुक में भी मौजूद है डिसीजन टेबल, कि आपने जो है वो कंक्लूजन कैसे करना है। यानी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, तो आपने करेक्ट डिसीजन लिया है, कंक्लूजन आया है आपका। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो टाइप 1 एरर होता है। और अगर आप जो है वो गलत चीज़ को फिर आप गलत ही है और उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉल्स चीज़ को, तो आप क्या, वो आपके पास क्या होता है, टाइप 2 एरर होता है। उसके बाद आप गलत चीज़ को जब रिजेक्ट कर देते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे करेक्ट डिसीजन जो है वो लेते हैं। उसके बाद हमने टेस्टिंग में देखा था कि आपके पास जो है 1 टेल 2 टेल टेस्ट, दो तरह के टेस्ट होते हैं। तो आपके पास जो है अगर सपोज़ आपका जो ऑल्टरनेटिव बेसिकली हमेशा आपके पास जब हम ये ड्रॉ करते हैं, ये बेस कर रहा होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है, जब आप ये चीज़ ड्रॉ करते हैं तो ये आपकी बेस कर रही होती है आपके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर। यहाँ पे एच ए का मतलब एच ए लिखा है, एच ए इज़ डिनोट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के हमेशा आपने क्या करना है, आपने अपना जो है ये पिक्चर ड्रॉ करनी है, और आपने डिसीजन लेना है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास 1 टेल आ रही है, या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास क्या आ रही है, 2 टेल आ रही है, या राइट टेल टेस्ट है, या आपके पास लेफ्ट टेल टेस्ट है। अगर तो आपके पास जो है आपके पास ग्रेटर देन वाली सिचुएशन आ रही है तो आपका ये वाला जो है वो हाइपोथेसिस जनरेट होगा। अगर आपके पास जो है H1 की वैल्यू जो है वो लेस देन वाली साइड पे आ रही है तो आप इस तरफ जो नेगेटिव साइड पे क्या करोगे, लेफ्ट टेल टेस्ट आपके पास है, 1 टेल, ये दोनों 1 टेल टेस्ट हैं, लेकिन आपके पास एक राइट टेल है और एक आपके पास लेफ्ट टेल है, ये दोनों आपके पास 1 टेल टेस्ट हैं। उसके बाद यानी 1 टेल डिस्ट्रीब्यूशन कह लें या 1 टेल टेस्ट कह लें, ये आपके पास है। उसके बाद ये आपके पास 2 टेल टेस्ट है, जिसमें आपके पास बोथ तरफ जो है वो आपके पास क्या होता है, क्रिटिकल रीजन होता है। या आप ये कह लें कि एक्सेप्टेंस रीजन इसमें से आपके पास कौन सा है, ये जो रेड वाला एरिया है डैट इज़ योर क्रिटिकल रीजन, और उस जब बाकी रिमेनिंग आपके पास जो पार्ट है डैट इज़ एक्सेप्टेंस रीजन। उसके बाद ये भी आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन है, ये आपके पास क्या कहलाता है, क्रिटिकल रीजन। जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बोथ फेल होती है तो आपका क्रिटिकल रीजन भी बोथ फेल होता है, और सेंट्रल वाला पार्ट जो है वो आपके पास क्या आता है, आपका एक्सेप्टेंस रीजन जो है वो शो कर रहा होता है। उसके बाद
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है हमारे पास, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड कॉन्फिडेंस जो है वो क्या है। बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है वो रिस्क होता है रिजेक्ट टू नल हाइपोथेसिस। हम एक परसेंटेज रिस्क ले रहे होते हैं, परसेंटेज के हिसाब से हम एक रिस्क ले रहे होते हैं जिसमें हमने क्या करना है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, जिसमें हम रिजेक्ट करते हैं कि वो नल हाइपोथेसिस जो है वो नहीं है ये। जैसे हम मोस्ट कॉमनली जो है वो हम 5% या 1% जो है वो हम रिस्क लेते हैं, और उसके बाद बाकी डेफिनेटली हम उतने उसके बाद हम बाकी परसेंट पे हम क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो स्टेटमेंट हमने नल हाइपोथेसिस में जनरेट की है वो हमारे पास ठीक है। उसके बाद हम जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा के साथ आप क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को जो है वो डिनोट करते हैं। और 1 माइनस अल्फ़ा इज़ द कॉन्फिडेंस लेवल। आपके पास जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं वो 1 माइनस अल्फ़ा इज़ द कॉन्फिडेंस लेवल इन विच द नल हाइपोथेसिस विल एग्जिस्ट व्हेन इट इज़ ट्रू। ठीक है, ये आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा जो पोजीशन होती है इसमें हम बेसिकली वो एग्जिस्ट कर रहा होता है नल हाइपोथेसिस, और वहाँ पे जब वो ट्रू होता है तो उसके बाद एक चीज़ होती है आपके पास पावर ऑफ द टेस्ट। पावर ऑफ द टेस्ट जो होता है वो आपके पास क्या होता है, टाइप 2 एरर होता है, यानी प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, पावर ऑफ द टेस्ट होता है। और इसको हम जो है वो 1 माइनस बीटा के साथ जो है वो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बीटा आपके पास बेसिकली हमने अभी पीछे पढ़ा है कि बीटा आपके पास क्या है, टाइप 2 एरर है, और उसको जब आप 1 में से माइनस करते हैं तो आपके पास जो है वो क्या होता है, पावर ऑफ द टेस्ट जो है वो टर्म सॉल्व हो जाती है। उसके बाद अब हम टेस्टिंग की बात करते हैं कि टेस्टिंग को करते हुए ये जर्नल स्टेप्स लिखे हैं मैंने, कि आपको पता है कि आपके पास जो हम टेस्टिंग के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप स्टेट करते हैं हाइपोथेसिस को, फिर उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, फिर आप उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर आपने स्टेटिस्टिकल डिसीजन लेना है यानी आपने क्रिटिकल रीजन डिफाइन करना है, और उसके बाद आपने कंक्लूड करना है कि आपने उसको रिजेक्ट किया है या आपने उसको एक्सेप्ट किया है। ये 6 जर्नल स्टेप्स होते हैं कि जिसको हमने सबसे पहले क्या करना होता है, इसके अकॉर्डिंग हमने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना होता है। आज जो है हम जेड टेस्ट से स्टार्ट लेंगे कि जेड टेस्ट आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है। बेसिकली जेड टेस्ट जो है वो आप लोगों के पास क्या होता है, एक स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर है जिसको हम टेस्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, या हम ये कह लें कि आप जो है जेड स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं डिटर्मिन करने के लिए 2 सैम्पल्स मीन्स के लिए, या डिफरेंट ऑफ वेरिएंसेस आपको जब नोन होते हैं तब आप क्या करते हैं, उसको जेड टेस्ट को यूज़ करते हैं। और सबसे मेन कंडीशन ये है कि आपके पास n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 30 होती है, तब आप उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। 2 कंडीशंस हैं कि आपके पास 1 सैम्पल के लिए भी हम जेड टेस्ट को चेक करते हैं और 2 सैम्पल्स के लिए भी चेक करते हैं। एक ये कंडीशन बड़ी अहम है कि ये दोनों नोन होने चाहिए, पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस आपको गिवन हो, नोन हो, और n जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 30 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, तब हम क्या करते हैं, हम जेड टेस्ट को जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक, उसके बाद हमने ये 3 तरह के टेस्ट देखे थे। जेड टेस्ट के अंदर जो है वो शामिल होते हैं, सबसे पहले आज हम सिंगल पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग करेंगे कि सिंगल पॉपुलेशन मीन जो है उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, जिसके 3 केसेस हैं आप लोगों के पास। फर्स्ट केस ये होता है कि आपके पास सिग्मा नोन हो और पॉपुलेशन जो हो वो भी आपके पास नॉर्मल हो, तब आपने जो है जेड टेस्ट अप्लाई करना है और एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए। ये भी आपने एक चीज़ चेक करनी है कि एन ग्रेटर देन 30 हो, सिग्मा की वैल्यू आपको नोन होनी चाहिए। सिग्मा मीन्स आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो नोन होना चाहिए, उसके बाद नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वो होनी चाहिए। तब हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे एक्स पावर माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के। और अगर आपके पास जो दूसरा केस ये है कि आपके पास सैम्पल जो है वो लार्ज है, अननोन सिग्मा है, यानी सिग्मा की वैल्यू आपके पास अब नोन नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम जो है सैम्पल वैल्यू, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड में ये बात है आपके पास कि आपके पास सिग्मा तो अननोन है, बट आपके पास क्या हो गया है, पॉपुलेशन भी नॉर्मल नहीं रही है। आप सेकंड केस में आपके पास पॉपुलेशन नॉर्मल है, यहाँ पे नोइंग इज़ नॉर्मल नोट रिक्वायर्ड, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं हम। लेकिन थर्ड केस में हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी अननोन है, और आपके पास जो है वो क्या है, आपने
नॉर्मल पॉपुलेशन भी नहीं है, तब भी हम कहते हैं कि चूँकि सैम्पल जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, तो हम जो है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम जो है उसको यूज़ कर रहे होते हैं जेड टेस्ट को ही। ये जेड का ही अभी तीसरा केस है कि आपके पास जो पॉपुलेशन होती है वो आपके पास बहुत लार्ज हो जाए और सैम्पल जो है वो लार्ज हो, डाटा आपके पास सिग्मा की वैल्यू अननोन हो, लेकिन आप उसको क्या करें, बट नॉर्मल पॉपुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, नोट नॉर्मल पॉपुलेशन रिक्वायर्ड हो, तब भी हम जेड नॉट का यही वाला फॉर्मूला जो है वो थर्ड केस वाला, सेकंड केस वाला ही और थर्ड केस वाला आप ऑटोमेटिकली एक ही फॉर्मूला जो है वो क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो है हम आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है 16 पॉइंट एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें आपके पास ये दोनों फार्मूले एक ही क्वेश्चन के अंदर जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं, जिसमें हमने सिग्मा एक क्वेश्चन में पार्ट में सिग्मा नॉन है और दूसरे पार्ट में आपको सिग्मा की वैल्यू जो है वो नॉन नहीं है और पॉपुलेशन की वैल्यू जो है वो आपके पास नॉन है। आपकी बुक का 16.4 क्वेश्चन है जिसका ए और बी पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे। उसमें आपको मैं एक दफ़ा क्वेश्चन जो है वो रीड आउट कर देती हूँ। उसमें वो कह रहा है ए पार्ट में, द हाइट ऑफ college male students are known to be normally distributed with mean of 67.39 inches। आपको जो सैम्पल मीन दिया हुआ है वो आपके पास क्या है, 67.39 इंचेस है। आप बुक चाहे स्टूडेंट्स अपने पास सामने खोल लें ताकि आपको भी एक दफ़ा क्वेश्चन मैं रीड आउट करूं तो अंदाज़ा हो जाए। सिग्मा की वैल्यू जो है वो आपके पास 1.30 गिवन है। उसके बाद वो कह रहा है अ रैंडम सैम्पल ऑफ 400 स्टूडेंट्स। अब इससे पहले जो उसने आपको दी हुई है वैल्यू, वो आपके पास बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये म्यू की वैल्यू है, आपको पॉपुलेशन मीन गिवन है। उसके बाद उसने यहाँ पे सैम्पल से जब स्टार्ट लिया है तो आगे जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी वो सैम्पल डाटा की गिवन होगी। सैम्पल जो है वो आपके पास कितना है, 400 स्टूडेंट्स का है और शोड अ मीन हाइट ऑफ 67.47। जो एक्स बार की आपको वैल्यू दी हुई है डैट इज 67.47 इंचेस। अब उसने कहा है कि यूजिंग आ 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट अल्फा 0.05 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। उसने कहा टेस्ट द हाइपोथेसिस एज नॉट इक्वल्स टू नल हाइपोथेसिस। आपको क्या दिया हुआ है, आपने ये टेस्ट करना है एज नॉट म्यूज इक्वल टू 67.39 जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ये गिवन है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव उसने आपको दिया है कि आपने ये चेक करना है कि H1 म्यू ग्रेटर देन आपके पास 67.39 है। अब उसमें आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, नल हाइपोथेसिस जनरेट कर लिए, अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है 0.05 आपने यूज़ करनी है। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हम क्या लगाएंगे, जेड अप्लाई करेंगे। सिग्मा की वैल्यू देखें आपको क्वेश्चन में नोन है। अब आप फॉर्मूला जो यूज़ करोगे एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है, ये आपके पास सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप जो है वो आपके पास क्रिटिकल रीजन का है। क्रिटिकल रीजन हमेशा मैंने आपको कहा है कि आपने जब डिसाइड करना है तो आपने अपना ऑल्टरनेटिव जो है उसको देख के जो है वो क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना है। तो क्रिटिकल रीजन आपका जो है वो जो है राइट टेल आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो शो हो रहा है ग्रेटर लेसर वाली H1 की जो वैल्यू आपको दी हुई है बेसिकली ग्रेटर वाली साइड पे है। तो आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो इस तरफ शो होगा, बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्सेप्टेंस रीजन होगा आपके पास। अब अल्फ़ा आपको दिया हुआ है, जेड अल्फ़ा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जेड अल्फ़ा की वैल्यू वो आपके पास क्या आएगी, जेड अल्फ़ा जब आप क्रिटिकल रीजन शो कर रहे हैं तो आपके पास जो रीजन की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे 1.645 आएगी। जब आप z 0.05 में देखेंगे तो आपके पास 6.1 टेल डिस्ट्रीब्यूशन है और अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 0.05 है। तो z की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो 1.645 आएगी। अब 1.645 ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या करें, फिफ्थ स्टेप ये है कि आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। एक्स बार की वैल्यू आपको 67.47 क्वेश्चन में गिवन है, माइनस आपने म्यू करना है, म्यू आपके पास 67.39 है। उसके बाद आपने डिवाइजर टर्म है, सिग्मा की वैल्यू 1.30 है
और डिवाइडेड बाय अंडर रूट आपके पास 400 वैल्यू दी हुई है। इसको सॉल्व कर लें तो आपकी z की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगी। ऊपर वाला पार्ट जो है ये 0.08 इंटू आपके पास जो है ये सॉल्व करके सारा क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो आपके पास सॉल्व करके इस तरह आएगा। उसके बाद जो है ये जो है 400 का अंडर रूट बेसिकली ये भी डिवीजन में था तो उसको ऊपर की तरफ ले गई हूँ मैं ताकि, और 20 आ गया उसका जब अंडर रूट ले लिया है तो आपके पास z का आंसर जो है वो 1.23 आ रहा है। उसके बाद आप ये देखें कैलकुलेटेड वैल्यू का आंसर आपके पास 1.64 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आंसर जो है 1.23 ये इज़ लेस देन द 1.645। सो डैट एक्सेप्ट द एज नॉट, हम क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे एज नॉट को। एक्सेप्ट एज नॉट हो गया आपके पास। यहाँ पे यू मे कंक्लूड दैट द सैम्पल माइट बी रिगार्डेड ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद म्यू इज इक्वल टू 67.39 इंचेस। ठीक है, यानी हमारे पास जो एक्सेप्ट एज नॉट का मतलब ये है कि म्यू की जो वैल्यू वो आपको यहाँ पे कह रहा था कि आपके पास 7.39 इंचेस है, तो बेसिकली वो आपके पास यही है। ठीक, उसके बाद इसी का ही बी पार्ट है आपके पास। उसमें देखें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन में आईक्यू लेवल जो है वो उसने शो कराया है। क्वेश्चन में एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ, ये उसका बी पार्ट है आपके पास। क्वेश्चन में कह रहा है द IQs ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स आर नोन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with a mean of 123. A random sample of 49 students showed an average IQ of x bar equals to 120.67. x bar जो है वो आपके पास क्या है 120। म्यू की वैल्यू आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दी हुई है डेट इज़ 123। उसके बाद आपको n जो है वो 49 दिया है। मीन की वैल्यू आपको जो क्वेश्चन में दी हुई है डेट इज़ 120.67 और s की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है, यानी सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है डैट इज़ 8.44। उसके बाद वो कह रहा है टेस्ट द हाइपोथेसिस डैट के पॉपुलेशन मीन जो है वो आपके पास क्या है 123 है और अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव डैट इज़ लेस देन इट इज़ लेस है, यानी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि म्यू लेस देन 123 है आपके पास। ये आपके पास एच नॉट हो गया और ये आपके पास H1 हो गया आपके पास। ये फर्स्ट स्टेप हमने जनरेट हो गया। सेकंड स्टेप में वो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा जो है वो 0.05 कह रहा है। उसके बाद हम थर्ड स्टेप देखें। अब आपके पास सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे नोन नहीं है। ठीक है, हमने जो कंडीशंस अभी पढ़ी हैं कि z हम कब कब अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है देखें वो n जो है वो ग्रेटर दैन 30 ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 है। इट्स मीन आपके पास सिग्मा की वैल्यू जो है वो नोन नहीं है, लेकिन सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद जब आपको सिग्मा की वैल्यू नोन नहीं होती है तो उसके बाद दूसरी चीज़ जो आप चेक करते हैं वो आपके पास सैम्पल साइज़ होता है। अगर सैम्पल साइज़ आपके पास ग्रेटर देन 30 हो तो अब हम z टेस्ट ही अप्लाई करते हैं, लेकिन आप जो फॉर्मूला z का आप यूज़ करेंगे वो आपने सैम्पल वाला यूज़ करना है। x बार माइनस म्यू s ओवर अंडर रूट n ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में आपने क्रिटिकल रीजन जो है वो डिफाइन करना है। अब क्रिटिकल रीजन जो है वो अब आपका ऑल्टरनेटिव के हिसाब से ही बनेगा। अब ऑल्टरनेटिव आपका देखें लेसर वाली साइड पे है, यानी H1 की जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन वाली साइड पे है। इट्स मीन ये आपके पास क्रिटिकल रीजन है और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है डेट इज़ ये आपके पास क्या है एक्सेप्टेंस रीजन है। और जब z की वैल्यू हम जब चेक करते हैं कि z लेस देन माइनस z 0.05 पे आपके पास जो वैल्यू आती है वो -1.645 आती है, क्योंकि ये माइनस वाली साइड पे है तो ये -1.645 वैल्यू होगी आपके पास। उसके बाद फोर्थ स्टेप आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने फिफ्थ स्टेप है कैलकुलेशन सॉल्व करनी है z की। आपको x बार जो है वो 120.67 है, माइनस आपके पास मीन की वैल्यू 123 है पॉपुलेशन मीन की। उसके बाद आपके पास s की वैल्यू यानी सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास 8.44 है और अंडर रूट आपके पास सैम्पल साइज़ जो है वो 49 है। z सॉल्व करके आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है डेट इज़ -1.93। इसमें देखें कि -1.93 और ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -1.645।
और -1.93 यहाँ पे कहीं के करके सपोज लाई करेगा, तो इट्स मीन कि आपके क्रिटिकल रीजन के अंदर जो है वो फॉल कर रही है ये वैल्यू -1.93। तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट कर देंगे। रिजेक्ट एच नॉट होने का मतलब ये हुआ कि वो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू जो आप 2123 थी, डैट मीन्स कि ये वैल्यू जो है, जो स्टेटमेंट जनरेट की गई है नल हाइपोथेसिस में, इसको हमने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। पॉपुलेशन मीन इज़ नॉट 123। ठीक है, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपके पास जो है ये क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करना है। जो इसका थर्ड पार्ट है वो जो है, थर्ड केस है इसका, जिसमें हम ये बात करते हैं कि आपके पास सैम्पल जो है वो लार्ज हो जाता है और जो है हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग सिग्मा चूँकि अननोन होता है, हम दोबारा से यही सैम्पल वाला फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वाला यूज़ करते हैं। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन जो है वो इसी तरह आपके पास क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक आपको जो है समझ आ गया होगा। ओवरऑल जो आज हमने डिस्कस किया है हाइपोथेसिस का चैप्टर जो है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस का हमने स्टार्ट लिया है, और वो कुछ टर्म्स आपको शुरू में डेफिनेशंस के रिगार्डिंग बताई हैं, और फिर आपको जो है जेड टेस्ट का वन सैम्पल टेस्ट जो है वो बताया है कि वन अगर आपके पास सिंगल पॉपुलेशन हो तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। तीनों केसेस जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपने एक्सरसाइज जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर ली होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जो है वो दोबारा से बता दूंगी कि ये सारा पार्ट जो है वो कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।